टॉपिक लिखो आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, एक सेकंड रुक जाना, बस मैं चालू कर रहा हूं। ओके, देखो, अब पहले आप एक चीज समझना, मतलब मैं आपको एक कंसेप्ट समझाऊंगा, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मैं तुम्हें एक यूट्यूब का वीडियो समझाऊंगा और फिर तुम कर्व बनाना। ठीक है, देखो समझो। सपोज करो कि ये आपकी दीवार है और मान लो कि ये कोई बॉडी है, और मान लो कि इस बॉडी की जो लेंथ है वो है एल, और मान लो कि ये वाला जो एरिया है वो है ए, और सपोज करो कि आप इस पे फोर्स लगाओ एफ। तो अगर अपन थोड़ी देर के बाद जाके देखते हैं तो क्या होता है, अगर आप थोड़ी देर के बाद जाके देखते हो तो इसकी जो लंबाई है वो बढ़ जाती है। अगर आप थोड़ी देर के बाद जाके देखते हो तो होगा क्या, इसकी जो लंबाई है वो बढ़ गई। कितनी हो गई, एल प्लस डेल एल। मतलब पहले इसकी लेंथ एल थी, ये वाला जो एरिया था वो था ए, और आपने फोर्स लगाया एफ। तो अगर आपने फोर्स लगाया हो तो होता क्या है, इसकी लंबाई थोड़ी बढ़ जाती है। आप इसकी लंबाई बढ़ी क्यों, क्योंकि आपने फोर्स लगाया। और कितना एरिया था ए। याद है मैंने तुम्हें दो चीजें सिखाई थी, एक होता है स्ट्रेस, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, मतलब आपने कितना फोर्स लगाया अपॉन कितना एरिया था। एक होता है स्ट्रेन, मतलब कितनी लेंथ चेंज हुई अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितनी थी। तो तुम सब एक चीज अब ध्यान से समझना, सब समझना इस चीज को। देखो, अगर आप फोर्स बढ़ाओगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा, तो अगर आप स्ट्रेस बढ़ाओगे तो होगा क्या, आप जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे आपकी बॉडी की लंबाई उतनी बढ़ेगी। तो याद रखना, स्ट्रेस बढ़ाने से क्या बढ़ता है, स्ट्रेन बढ़ता है। ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर किसी बॉडी पे हम स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो उस बॉडी का स्ट्रेन क्या होता है, बढ़ता है। तुम जैसे इसको ट्राई भी कर सकते हो घर पे, आप एक रबड़ लेना, आप रबड़ को थोड़ा सा खींचना तो थोड़ा खींचाएगा। अगर आप रबड़ को ज्यादा फोर्स से खींचोगे तो रबड़ ज्यादा खींचाएगा। तो जितना ज्यादा आप स्ट्रेस लगाते हो ना, आपकी बॉडी पे उतना ज्यादा स्ट्रेन होता है। ये कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में फिट होना चाहिए, है ना। तो अब मैं तुम्हें एक वीडियो बता रहा हूं, तो उस वीडियो में होगा क्या, तुम समझना। हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम की एक रोड लेंगे, मैं तुम्हें वीडियो बता रहा हूं, है ना। आप लोग मुझे बताना आपको वीडियो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मैं आपको एक वीडियो बता रहा हूं अभी, सब ध्यान से देखना वो वीडियो। एक सेकंड, हाँ, जैसे वीडियो शेयर कर रहा हूं आपके साथ। ओके, सबको ये वीडियो नजर आ रहा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एमी लैब। हाँ, आपको यश, आपको ये वीडियो दिख रहा है यश। यस सर। वीडियो मतलब यस अभी सर मैंने दिख रहा है। अभी मैंने प्ले नहीं किया। देखो यहाँ पे देखो, एक एक आयरन की रोड है, देखो नीचे, ये एक पतली सी आयरन के एल्यूमिनियम की, नीचे एक एल्यूमिनियम की रोड है। देखो अब क्या करेंगे इसके साथ, सब देखना, 1 मिनट का वीडियो, ज्यादा लंबा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस एल्यूमिनियम रोड को देखो ऊपर नीचे दोनों तरफ बाइंड कर रखा है। देखो अब क्या करेंगे, देखो इस रोड को खींचेंगे, तुम देखना धीरे धीरे इसकी लेंथ बढ़ेगी। ये जो नीचे वाला पार्ट है, देखना नीचे वाला पार्ट नीचे जाएगा। अभी देखना तुम, इसका नीचे वाला पार्ट नीचे जाएगा, इसकी लेंथ बढ़ेगी, देखना दिख रहा है तुम्हें, देखो दिखेगा इसकी लेंथ बढ़ते हुए। तो जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हो ना, वैसे वैसे इसमें स्ट्रेन बढ़ रहा है। देखो इसकी लेंथ बढ़ती जा रही है, ध्यान से देखो, धीरे धीरे इसकी लेंथ बढ़ रही है। और यहां पे देखो अब है ना, इस जगह ये चपटा हो गया, मतलब यहां से ये टूटने वाला है। तो देखना अब अगर आप स्ट्रेस और बढ़ाओगे, देखना क्या होगा, थोड़ी देर में टूट जाएगा, देखना ये टूट गया, है ना। दिखा तुम्हें, समझ में आया। तो अब तुम ध्यान से समझो, तो बेसिकली हुआ क्या, मतलब यहां पे क्या चीज हुई, अब उसको समझना तुम लोग, है ना। एक सेकंड रुक जाना। तो बेसिकली होता क्या है, अगर हम किसी भी चीज पे स्ट्रेस लगाते हैं, अगर आप स्ट्रेस बढ़ाते हो तो आपका स्ट्रेन बढ़ता है। तो धीरे धीरे आप स्ट्रेस बढ़ाते जाओगे, स्ट्रेन बढ़ता जाएगा, और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है, आपका मटेरियल टूट जाता है। आपके मटेरियल का क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। क्या हो जाता है, फ्रैक्चर। तो अब अपनी कॉपी में टॉपिक लिखो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके साथ तुम्हारा चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। फिर टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। टॉपिक लिखो आप अपनी कॉपी में, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब तुम समझना कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता कैसे। तो पहले आप अपनी कॉपी में एक वाई एक्सिस बनाना,
इस पे लगाना स्ट्रेस, फिर आप एक एक्स एक्सिस लगाना, इस पे लगाना स्ट्रेन। तो वाई एक्सिस पे अपन क्या लगाएंगे? स्ट्रेस। एक्स पे अपन क्या लगाएंगे? स्ट्रेन। और अब तुम ध्यान से देखना कि ये कर्व कैसे बनता है। देखो, सपोज करो कि ये कोई बॉडी है और मान लो कि ये बॉडी इधर से बाइंडेड है और आप इस बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो, मतलब आप स्ट्रेस लगा रहे हो। तो देखो, शुरू में मान लो ओरिजिन मतलब आपका स्ट्रेस 0 है। तो अगर आपका स्ट्रेस 0 है मतलब आपने कोई फोर्स नहीं लगाया, तब आपका स्ट्रेन भी क्या होगा? 0। अब होगा क्या, तुम ध्यान से समझना। अब धीरे धीरे अपन स्ट्रेस बढ़ाएंगे। तो अगर अपन स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो आपका स्ट्रेन भी बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। और मान लो कि ये आपका पॉइंट आ गया ए और ये आपका पॉइंट है ओ। अब तुम सब ध्यान से समझना, ओ कौन सा पॉइंट है? जब आपने अपनी बॉडी को खींचना चालू किया था और फिर आप स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे हो, तो देखो आपका स्ट्रेन भी बढ़ता जा रहा है। और ए है आपका, ध्यान से सुनना, ए क्या है? ए है आपका प्रोपोर्शनल लिमिट। ए का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शनल लिमिट। अब इसका मतलब क्या है, मैं तुम्हें समझाता हूं। देखो, ओ से लेके ए तक आपकी बॉडी इलास्टिक है। सब इस लाइन को ध्यान से समझना। ओ से लेके ए के बीच में आपकी बॉडी इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब है कि ओ से लेके ए के बीच में आप कहीं कहीं पे भी बॉडी को छोड़ दो तो बॉडी वापस अपनी जगह पे चली जाएगी। है ना, जैसे रबड़ नहीं होता है, रबड़ को खींचते हैं और छोड़ते हैं, रबड़ वापस अपनी जगह पे आ जाता है ना। तो ओ से लेके ए के बीच में आपकी बॉडी क्या है? इलास्टिक है। दूसरा पॉइंट लिखना, फॉलो हुक्स लॉ। फॉलो हुक्स लॉ। फॉलो हुक्स लॉ का मतलब है कि ये जो लाइन है ना, ये स्ट्रेट है। तो अगर ये लाइन स्ट्रेट है मतलब हुक्स लॉ फॉलो कर रही है। अगर ये लाइन स्ट्रेट नहीं है मतलब हुक्स लॉ फॉलो नहीं कर रही है। तो ओ से लेके ए के बीच में बॉडी इलास्टिक है, फॉलो हुक्स लॉ। और ए है आपका प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब है कि आपकी लाइन स्ट्रेट खाली ए तक ही रहेगी, ए के बाद नहीं रहेगी। अब तुम ध्यान से सुनना। अब आप स्ट्रेस और बढ़ाओ, तो स्ट्रेस बढ़ाओगे तो स्ट्रेन और बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। मान लो ये आ गया आपका पॉइंट बी। याद रखना, बी है आपकी इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का मतलब है कि ओ से लेके बी तक आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को छोड़ो तो वापस अपनी जगह पे चला जाता है। ओ से लेके ए और ए से लेके बी में एक ही डिफरेंस है कि ओ से लेके ए तक आपकी स्ट्रेट लाइन है, ए से लेके बी तक आपकी कर्व है। लेकिन ए से लेके बी के बीच में भी पार्टिकल क्या है? पार्टिकल या मटेरियल क्या है? इलास्टिक ही है। इलास्टिक का मतलब है कि ए से लेके बी के बीच में भी आप पार्टिकल को कहीं पे भी छोड़ोगे ना तो वापस वो ओ पे ही चला जाएगा। ओ पे चले जाने का मतलब है कि वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। तो अब तक अपन ने कितने पॉइंट पढ़े? एक ए पढ़ा प्रोपोर्शनल लिमिट, बी बड़ा इलास्टिक लिमिट। अब अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखना। अब हम स्ट्रेस और बढ़ाएंगे, तो स्ट्रेस और बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन और बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। और फिर आता है आपका पॉइंट सी। सी होता है आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ। सी कौन सा पॉइंट है आपका? टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है कि आपका मटेरियल सी से ज्यादा लोड नहीं झेल सकता। मतलब इससे ज्यादा लोड लगाओगे तो आपका मटेरियल नहीं झेल पाएगा, है ना। मतलब अगर तुम अपनी बॉडी को उसकी मैक्सिमम लिमिट तक ले गए फिर आपका मटेरियल खराब हो गया, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो अगर तुम स्ट्रेस बढ़ाओगे ना तो भी स्ट्रेन बढ़ेगा और फिर डी पॉइंट पे आपके मटेरियल का फ्रैक्चर हो जाएगा। जैसे याद है अपन ने उस वीडियो को देखा था, तो डी पॉइंट पे क्या आ जाएगा? आपका फ्रैक्चर। इसको बोलते हैं फ्रैक्चर लिमिट। इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्चर लिमिट। तो वापस तुम ध्यान से इस पूरे ग्राफ को समझना। आपने चालू किया ओ से, ओ से लेके ए तक गए, आपका मटेरियल इलास्टिक है, हुक्स लॉ फॉलो करता है। ए से लेके बी के बीच में भी इलास्टिक है लेकिन नॉट फॉलो हुक्स लॉ। ए के लेके बी के बीच में आपका हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता। बी के बाद तो मैं हुक्स लॉ की बात ही नहीं करता, क्योंकि बी के बाद मेरा मटेरियल क्या बन जाता है? मेरा मटेरियल बन जाता है प्लास्टिक। प्लास्टिक का मतलब क्या है कि बी के बाद अगर तुम मटेरियल को रिलीज करोगे तो वापस अपनी जगह पे नहीं जाएगा। जैसे मान लो कि आपने यहां पे मटेरियल को छोड़ दिया तो वापस ओ पे नहीं जाता है, वो कहीं यहां पहुंच जाता है। और इसको बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब है कि अगर आपने बी के बाद मटेरियल को कहीं पे भी रिलीज किया तो आपका मटेरियल अपनी जगह पे वापस नहीं जाएगा, वो थोड़ा बहुत खींचा जाएगा।
जैसे तुम अपने घर पे ट्राई कर सकते हो, अपने घर पे प्लास्टिक की थैली को खींचना और छोड़ना। आपकी प्लास्टिक की थैली अपनी जगह पे नहीं जाती है, हमेशा के लिए खींचा जाती है। तो याद रखना, ओ से लेके बी तक तो आपका मेटेरियल इलास्टिक है, बी के बाद आपका मेटेरियल प्लास्टिक है। और 4 पॉइंट तुम्हें याद रखने हैं। ए होता है प्रोपोर्शनल लिमिट, बी होता है इलास्टिक लिमिट, सी होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, और डी होता है फ्रैक्चर पॉइंट या फ्रैक्चर लिमिट। लिख लो अपनी कॉपी में, और कोई डाउट है अब तक तो आप पूछ सकते हो। लिख लो, याद रखना, बी के बाद आपका मटेरियल प्लास्टिक हो जाता है, बी के पहले आपका मटेरियल इलास्टिक है। तो बी के पहले इलास्टिक, बी के बाद प्लास्टिक, सी आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ है, और डी आपका फ्रैक्चर पॉइंट है। लिख लो, और इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। चारू कोई डाउट है? विदुषी, दिशा? देखो ये थोड़ा तुम्हें याद करना पड़ेगा। और ये किसका कर्व है लिखना अपनी कॉपी में? इलास्टिक मटेरियल्स का। इलास्टिक मटेरियल का कर्व, इसका मतलब क्या है कि जैसे आपका स्टील हो गया, आयरन हो गया, उनका है। लेकिन बी के बाद आपका इलास्टिक मटेरियल भी किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्लास्टिक में। बी से पहले इलास्टिक रहेगा, बी के बाद भी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लास्टिक में। माना इसके पहले कुछ भी नहीं है, माना इसके पहले कुछ भी नहीं है। मैंने खाली तुम्हें समझाया था कि स्ट्रेस बढ़ाने पे स्ट्रेन बढ़ता है, और इस सेकंड और थर्ड में कुछ भी नहीं है। आपको जो कुछ नोट करना है वो इसी स्लाइड में नोट करना है। तो आप वाई एक्सिस पे स्ट्रेस लिखो, एक्स पे लिखो स्ट्रेन, और फिर धीरे धीरे आप बॉडी को खींचना चालू करो। तो जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ाओगे स्ट्रेन बढ़ेगा। तो सबसे पहले ओ से लेके ए तक आओ। आपकी लाइन स्ट्रेट है, इसलिए मैंने लिखा फॉलो हुक्स लॉ। पर आपकी बॉडी इलास्टिक है, मतलब ओ से लेके ए के बीच में आप कहीं पे भी छोड़ोगे तो वापस ओ पे आ जाएगी। फिर ए से लेके बी तक भी इलास्टिक है, लेकिन लाइन स्ट्रेट नहीं है, कर्व है। तो मैंने लिखा नॉट फॉलो हुक्स लॉ, आपका हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता। फिर बी के बाद अगर अगर आपने और ज्यादा स्ट्रेस लगाया तो आपकी बॉडी प्लास्टिक हो जाती है। तो बी के बाद आपकी बॉडी प्लास्टिक है, मतलब आप कहीं पे भी छोड़ोगे ना तो वो ओ पे नहीं आएगा, किसी पॉइंट ओ डैश पे पहुंच जाएगा। और ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। सी आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है कि आपका मटेरियल सी से ज्यादा लोड नहीं झेल सकता, सी तक झेल सकता है। और फिर अगर आपकी बॉडी, एक बार आपकी बॉडी टेंसाइल स्ट्रेंथ पे पहुंच गई, फिर आपकी बॉडी खत्म, फिर उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं बचती। फिर अगर आप स्ट्रेस घटाओगे ना तो भी आपका स्ट्रेन बढ़ेगा, और धीरे धीरे आपका मटेरियल का क्या हो जाएगा? आपके मटेरियल का फ्रैक्चर हो जाएगा। तो लास्ट वाला पॉइंट कौन सा होता है? आपका फ्रैक्चर पॉइंट होता है। लिख लो अपनी कॉपी में। लिख लो। और देखो तुम्हें डाउट है तो तुम्हें पूछना पड़ेगा कि सर हमें डाउट आ रहा है, आप इसका आंसर कर दो हमें। इजी है सर। ठीक है, लिख लिया? इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ लो। देखो इस ग्राफ में तुम्हें क्या याद रखना है? दिशा, तुम्हें क्या याद रखना है? विदुषी, चारू सुनो, मानद भाई सुनो। इस ग्राफ में तुम्हें याद क्या रखना है? हर 4 पॉइंट है। कौन से 4 पॉइंट है? देखो, इलास्टिक लिमिट है, सॉरी प्रोपोर्शनल लिमिट है, फिर इलास्टिक लिमिट है, फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ है, और फिर फ्रैक्चर पॉइंट है। ये चारों पॉइंट तुम्हें याद रखना है, ठीक है? अब क्या होता है एग्जाम में, पता है क्वेश्चन कैसा आता है? ड्रॉ वेल लेवल्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर एन इलास्टिक मटेरियल। तो ये आपका आंसर है। तो आपको लेबलिंग पूरी करनी है ना? आप लेबलिंग पूरी करोगे तो आपको आंसर पूरे मिलेंगे। आप एक भी पॉइंट मिस कर जाओगे तो फिर आपको नंबर नहीं मिलने वाला है ना? लिख लो इसको, लिख लो। फिर मैं तुम्हें इस ग्राफ के क्वेश्चन कैसे आते हैं वो तुम्हें करना सिखाता हूं। ठीक है, मैं एज्यूम करना लिख लिया होगा यार, बहुत टाइम हो गया है। अच्छा अब सुनो, एक नेक्स्ट नेक्स्ट एक और है, लिखो अपनी कॉपी में। वो छोटा सा है, उसमें इतना हाईफाई नहीं है। लिखो, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर एलास्टोमर। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर एलास्टोमर। किसी एलास्टोमर का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे बनाते हैं? तो अब तुम सुनना कि एलास्टोमर क्या होते हैं। मानक मैं वापस अभी रिवाइज करा देता हूं, ठीक है? एक बार ये बनाने दे। अब एलास्टोमर क्या होते हैं? एलास्टोमर जैसे रबड़, तो रबड़ आपका एलास्टोमर है। जिसे तुम्हें पता है लास्ट ईयर तुमने पढ़ा होगा, हार्ट में एक एओर्टा होता है, AORTA, तो वो भी एलास्टोमर होता है। तो एलास्टोमर का बहुत आसान है, क्या करना है आपको? स्ट्रेस स्ट्रेन,
और ये ऐसे बन जाता है। बस ये आपका फ्रैक्चर पॉइंट खत्म, और कुछ भी नहीं होता इसमें, बस बना लो, इतना छोटा सा होता है, बना लो इसको। तो अगर एग्जाम में आ जाएगी ड्रॉ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर रबड़, तो पिछले वाला बना के बता जाना, ये वाला बनाना। जो पिछले वाला आपने बनाया ना, वो किसका है? वो आयरन का है, स्टील का है, कॉपर का है, निकल का है, जो मेटल्स है उन सब का है। एलास्टोमर मतलब रबड़ एक एलास्टोमर है, तो इसका ऐसे बनता है, बना दो। बना दो इसको, है ना। पर अब तुम ध्यान से देखो मानद, मैं वापस लेबलिंग समझा देता हूं एक बार मैं वापस आपको लेबलिंग समझा देता हूं, और फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूं, ठीक है। एक बार वापस लेबलिंग समझ लो तुम लोग, बस 1 मिनट लगेगा। तो आपको क्या करना है, चालू करना है ओ से। पहले ए आएगा, ए होगा तेरा प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब है कि इस ए के बाद तेरी लाइन स्ट्रेट नहीं होगी, तो ए के बाद फिर आता है बी, लेकिन ओ से लेके बी तक सब जगह तेरा मटेरियल इलास्टिक है। पी के बाद तो स्ट्रेस और बढ़ाएगा तो स्ट्रेन और बढ़ेगा। फिर आएगा सी, सी होता है तुम्हारा टेंसाइल स्ट्रेंथ, बी होता है इलास्टिक लिमिट, ए होता है प्रोपोर्शनल लिमिट। और सी तक पहुंचने के बाद आपके मटेरियल की स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। तो फिर अगर तुम स्ट्रेस घटाओगे ना, तो भी आपका स्ट्रेन बढ़ेगा, और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके डी पॉइंट पे तुम्हारा फ्रैक्चर हो जाएगा। तो ये एक इलास्टिक मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। तो इस तरीके से बनाते हैं हम लोग, है ना। कोई डाउट है अब तक तो पूछ सकते हो आप, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, तो अब इंपॉर्टेंट चीज अब आएगी कि इस ग्राफ को पढ़ते कैसे हैं। तो लिखो अपनी कॉपी में 3 केस है। पहला केस है, लिखो अपनी कॉपी, पहला केस क्या है? हाउ टू फाइंड विच मटेरियल हाउ टू फाइंड विच मटेरियल इज मोर इलास्टिक। तो कैसे पता पड़ता है कि कौन सा मटेरियल ज्यादा इलास्टिक है? तो अब तुम ध्यान से सुनो। तो आप क्या करो, इस तरीके से स्ट्रेस लगाओ, स्ट्रेन लगाओ। अब मान लो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि आपके पास 2 स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, पहला ये और दूसरा ये, और मान लो ये मटेरियल 1, ये मटेरियल 2, और तुम्हें एग्जामिनर पूछे कि बताओ इनमें से कौन सा ज्यादा इलास्टिक है। तो ध्यान से देखना, मटेरियल 2 का ये वाला एंगल है थीटा 2, मटेरियल 1 का ऊपर वाला एंगल है थीटा 1। तो ध्यान से देखो, थीटा 1 विल बी ग्रेटर देन थीटा 2। तो याद रखना, जिसका एंगल ज्यादा होगा ना, उसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा, और जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होता है वो ज्यादा इलास्टिक होता है। तो इलास्टिक प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यंग्स मॉडुलस। तो याद रखना, जो सेकंड मटेरियल है उसका एंगल ये है, जो फर्स्ट मटेरियल है उसका एंगल ये है। ध्यान से देखो, ऊपर वाले का एंगल नीचे वाले से ज्यादा है, थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2। तो जिसका एंगल ज्यादा होगा उसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा, और जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा वो ज्यादा इलास्टिक होगा। लिख लो, कितनी बार एग्जाम में आता है कि आपको ग्राफ देख के बताना होता है कि किसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा। तो जिसका एंगल ज्यादा है उसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा है। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। मतलब ये जो जैसे मैंने लिखा है ना, वैसे ही लिखना, ताकि एग्जाम से पहले रिवाइज करने में तुम्हें आसानी होगी, कि नोट्स बन जाएंगे। धमाक से तुम्हें समझ में आ जाएगा, हाँ यार, जिसका एंगल ज्यादा है वो ज्यादा यंग्स मॉडुलस ज्यादा उसका है, और वो इलास्टिक भी ज्यादा होगा। इस तरीके से तुम्हें याद रखना है, ठीक है। तो इलास्टिक प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यंग्स मॉडुलस। ठीक है, मैं हटा दो मानद, यश, नेक्स्ट केस पे आ जाऊं मैं। यस सर, लिख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट केस पे आ रहा हूं, केस नंबर 2। हाउ टू फाइंड विच मटेरियल इज मोर स्ट्रोंगर। तो कैसे पता पड़ता है कि कौन सा मटेरियल स्ट्रांग ज्यादा है, मतलब किस मटेरियल की स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो कैसे पता पड़ेगा, ध्यान से देखो। तो मान लो तुम्हारे एग्जाम में 2 कर्व आ गए, एक कर्व आया स्ट्रेस स्ट्रेंथ का और ऐसा है, मान लो एक आपका ऐसा है, दूसरा आपका ऐसा है। तो याद रखना, क्या याद रखना है तुम्हें, जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी ना, जैसे मान लो ये 1 है, ये 2 है। ध्यान से देखो, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ यहां है और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ यहां है। तो देखो, मतलब इसको एक्सटेंड करोगे ना, तो जो पहला मटेरियल है देखो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है, इतनी है खाली, लेकिन ऊपर वाले मटेरियल की कितनी है, इतनी।
तो जिसका ये वाला पॉइंट ऊपर हो, हाईएस्ट पॉइंट, उसकी टेंस वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। तो आपका मटेरियल कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड करता है कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है। और यार टेंसाइल स्ट्रेंथ कौन सा पॉइंट था, भूल तो नहीं गए? देखो ये वाला, वापस कर पे आ रहा हूं मैं, ये वाला देखो, ऊपर ही ऊपर वाला पॉइंट, ये था टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो आपको क्या करना है, दोनों कर्व को ध्यान से देखो, इसका हाईएस्ट पॉइंट नीचे, ध्यान से देखो, जो आपका मटेरियल नंबर 1 है उसका हाईएस्ट पॉइंट नीचे, जो मटेरियल नंबर 2 है उसका हाईएस्ट पॉइंट ऊपर। तो जिसका हाईएस्ट पॉइंट ऊपर होगा उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो स्ट्रॉन्गर कितना है डिपेंड किसके करता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ पे। लिख लो अपनी कॉपी में, तो यहाँ पे सेकंड विल बी स्ट्रॉन्गर देन फर्स्ट। ठीक है, तो ये है आपका पॉइंट नंबर 2। तो पहले पहले वाले में अपन ने क्या पता किया था कि कौन ज्यादा इलास्टिक है, दूसरे वाले में अपन ने क्या पता किया, कौन ज्यादा स्ट्रांग है। और अब मैं आ रहा हूं तीसरा और लास्ट केस, फिर मुझे एक दो चीजें करानी है, फिर अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आ रहा हूं लास्ट केस पे, वो है आपका केस नंबर 3। अब मैं आ रहा हूं केस नंबर 3 पे, तो अब तुम सब ध्यान से देखना। अब मैं आ रहा हूं केस नंबर 3 पे, तो अब तुम केस नंबर 3 सब ध्यान से समझना। तुम्हें याद है, तुम कभी है ना फ्लिपकार्ट से या कभी भी बाजार जाके कोई क्रोकरी आइटम खरीदो, तो उस पर एक वर्ड लिखा होता है फ्रेजाइल, कभी ध्यान से देखना। या फिर तुमने ये वर्ड सुना है ब्रिटल, कभी वर्ड सुना है ब्रिटल? जैसे कांच, तो कांच ब्रिटल होता है। ब्रिटल का मतलब क्या है? तुम कांच को हल्का सा भी मोड़ो तो आपका कांच टूट जाएगा। तो कांच क्या होता है? कांच होता है ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या है? तुम थोड़ा सा भी फोर्स लगाओ, जैसे स्केल, तुम्हारे पैर, तुम्हारे आता है ना अपने स्कूल में जब अपन स्केल यूज करते हैं, वो प्लास्टिक वाली, तुम थोड़ी भी प्लास्टिक की स्केल को मोड़ना तो वो टूट जाएगी, तो वो होती है ब्रिटल। और एक आपके मेटेरियल होते हैं डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या है? जैसे तुम कभी ना आयरन का वायर लेना, या मैं ना तुम एल्यूमिनियम का वायर लेना, उस वायर को तुम खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ, वायर खींचाता जाता है खींचाता जाता है खींचा जाता है, तो आपका वायर क्या होता है? डक्टाइल, है ना? तो डक्टाइल का मतलब क्या है कि आप खींचोगे तो टूटने में टाइम लगेगा, लेकिन ब्रिटल का मतलब क्या है? तुम हल्का सा फोर्स लगाओगे तो वो टूट जाएगा। तो ग्राफ से कैसे पता पड़ता है कि कौन सा ब्रिटल है और कौन सा डक्टाइल है? देखो ध्यान से देखना। सपोज करो कि आपके एग्जाम में दो ग्राफ आ गए स्ट्रेस स्ट्रेन के, एक ग्राफ आया आपका ऐसा और दूसरा ग्राफ आया आपका ऐसा। तो ध्यान से देखो, अब तुम समझना कैसे पता करते हैं। तो जैसे ये आपका मटेरियल 1 है, नीचे वाला आपका मटेरियल 2 है। जैसे ऊपर वाले मटेरियल का देखो, ये तो आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ है और ये आपका फ्रैक्चर पॉइंट है। तो अगर ये दोनों पास पास हो ना, तो इसको हम बोलते हैं ब्रिटल। लेकिन जैसे मान लो नीचे वाला ग्राफ, तो ये तो आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ है और ये आपका फ्रैक्चर पॉइंट है। तो अगर ये दूर दूर हो ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डक्टाइल। तो ब्रिटल में क्या होता है? अब थोड़ा भी ज्यादा फोर्स लगाओ तो टूट जाता है, डक्टाइल में देखो उसको टूटने में टाइम लगता है। तो यहां स्ट्रेंथ है और फिर भी आप स्ट्रेस लगाते जाओगे तो थोड़ी देर के बाद टूटेगा। तो अगर आपके टेंसाइल स्ट्रेंथ और फ्रैक्चर पॉइंट में दूरी ज्यादा है तो वो डक्टाइल, और अगर दोनों पास पास है तो वो ब्रिटल। बना लो इस डायग्राम को, बना लो। और याद रखना सी कौन सा पॉइंट है, अगर तुम भूल गए हो तो सी कौन सा पॉइंट है? टेंसाइल स्ट्रेंथ। और डी कौन सा पॉइंट है? फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, कोई डाउट है विदुषी, चारू, कोई डाउट है तो पूछो। अरे बहुत आसान है, पता है चैप्टर, मतलब ये टॉपिक भी बहुत आसान है। पर होता पता है क्या है, तुम लोग इसको पढ़ के ही नहीं जाते हो। तुम पता है, मैंने पता है देखा है बच्चों को, उनको लेबलिंग ही याद नहीं होती है। तो फिर तुम एज्यूम करते हो लेबलिंग याद नहीं तो कौन तुम्हें मार्क्स देगा? कोई मार्क्स नहीं देगा तुम्हें, है ना? ये सब चीजें पता है क्या है, ये सब चीजें तुम्हें एक बार वापस पढ़नी पड़ेगी, है ना? यश, चारू, दिशा, तुम नहीं पढ़ोगे ना, तुम भूल जाओगे। मैं तुम्हें अभी भी बता रहा हूँ, मैं अगर तुम नहीं पढ़ोगे ना, मैं परसों पूछूंगा ना, तो भी ये टॉपिक तुम्हें याद नहीं रहेगा। तो इसलिए वापस पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तुम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है 11th 12th में, तुम लोग पता नहीं अपने 10th के नशे में होते हो और तुम्हें लगता है सब कुछ बहुत आसान है। नहीं होता आसान, आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा तब तुम्हें याद होगा, वरना मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसका कोई मतलब नहीं है, पता है? तुम अगर घर पे नहीं पढ़ रहे हो तो जैसे आज मैं तुम्हें ये वीडियो भेजूंगा ना,
फिर मैं तुम्हें सिर्फ 8 क्वेश्चन भेजूंगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के। कितने? 8। एक बार वो 8 तो करना है ना, मेरा बर्थडे गिफ्ट दे देना यार, वो 8 क्वेश्चन करके। किधर आपके लिए हमने 8 क्वेश्चन किए, देखो आज, है ना। मैं भेजूंगा आज शीट तुम्हें, मैंने बना रखी है, पहले ही बना ली, ताकि तुम शिकायत नहीं करोगी सर आपने एक दिन बाद भेजी। मैं तुम्हें अभी भेज दूंगा, रुको। वो करो यार, आप शीट नहीं करोगे तो क्या फायदा है यार, है ना। तो लिख लो इसको, कि कैसे पता पड़ता है कि कौन ब्रिटल है कौन डक्टाइल है, कैसे पता पड़ता है कौन स्ट्रॉन्गर है, कैसे पता पड़ता है कौन इलास्टिक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा बनता है, सब तुम्हें पता होना चाहिए, है ना। ओके, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक पे आने से पहले मैं तुम्हें एक ना चीज लिखवाना चाहता हूं। लिखो अपनी कॉपी में, आयरन, या फिर आयरन की जगह आप लिखो, ये लाइन लिखो अपनी कॉपी में, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। तो स्टील जो होता है वो रबर से ज्यादा इलास्टिक होता है। कैसे? अब तुम ध्यान से समझना। देखो, कोई भी मटेरियल इलास्टिक है कि नहीं, किस पे डिपेंड करता है? यंग्स मॉडुलस पे। और यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम किसी स्टील की रोड पे स्ट्रेस लगाओ और किसी रबर पे स्ट्रेस लगाओ, मान लो कि ये स्टील है और मान लो कि ये रबर है, और आप दोनों पे स्ट्रेस लगाओ, आप मुझे बताओ कि किस में स्ट्रेन ज्यादा होगा। आप स्टील पे भी स्ट्रेस लगा रहे हो, आप रबर पे भी स्ट्रेस लगा रहे हो, तुम खुद सोचो, आपके रबर में स्ट्रेन ज्यादा होगा, आपके स्टील में स्ट्रेन कम होगा। स्ट्रेन का मतलब है कितना खींचाया। तो आप अपने हाथ से कभी स्टील खींचना, तो अगर तुम्हारे घर में जो बर्तन होते ना, कभी खींचना खिंचाएगा ही नहीं, लेकिन तुम तुम्हारे हाथ से रबर खींचना, खिंचाएगा। तो अगर तुमने स्टील और रबर दोनों पे स्ट्रेस लगाया, तो रबर में स्ट्रेन ज्यादा होगा, तो रबर का यंग्स मॉडुलस कम होगा, इसलिए रबर की इलास्टिसिटी कम होती है। तो फिजिक्स के हिसाब से इलास्टिक का मतलब कुछ और आता है। तो अगर तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, एक्सप्लेन, तो आपको एक्सप्लेन कैसे करना है कि भैया इलास्टिसिटी किस पर डिपेंड करती है? यंग्स मॉडुलस पे। यंग्स मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो रबर में स्ट्रेन ज्यादा होता है, इसलिए रबर का यंग्स मॉडुलस कम होता है, इसलिए रबर कम इलास्टिक होता है। बस ये याद रखना। तो तुम इसको इस तरीके से लिख लो, या फिर तुम चाहो तो लिख लो, मैं तुम्हें लिखवा देता हूं। लिखो, लिखो अपनी कॉपी में, elasticity depends on Young's modulus. Elasticity depends on Young's modulus, and Young's modulus is inversely proportional to strain. Elasticity depends on Young's modulus, and Young's modulus depends on strain. And in rubber, the strain is more, and in rubber, the strain is more. So it will have less Young's modulus. So it will have less Young's modulus and less elasticity. ठीक है, इस कंसेप्ट को तुम याद रखना। और आज मैंने जो कुछ पढ़ाया उसमें कोई डाउट है तो पूछो, वरना एक टॉपिक और है, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कोई डाउट है तो पूछो कि सर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हमें ये डाउट आ रहा है, आप हमें एक्सप्लेन कर दो। कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक पूछ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। है ना, ये वाला क्वेश्चन आता है, मुझे पता है, मानद आया था एग्जाम में, ये आता है ना मानद, यही क्वेश्चन आया था कि कोई और आया था? इसलिए ये सब छोटी छोटी चीजें तुम्हें याद रखनी है। ठीक है, अब तुम एक काम करो, बस एक लास्ट टॉपिक पे आ रहा हूं मैं। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में कि अपन ने ये चैप्टर क्यों पढ़ा। टॉपिक लिखो, एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी, कि इलास्टिसिटी की क्या एप्लीकेशंस होती है। चारों नहीं, चारों नहीं, चारों है ना, तेरा जो स्टील होता है ना, स्टील इलास्टिक भी ज्यादा होता है और स्टील की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है। तू मान ले कि तू एक रबर से किसी भारी मास को लटका, तेरा रबर टूट जाएगा, लेकिन किसी स्टील के वायर से मास को लटका, तेरा वायर नहीं टूटेगा। तो कौन सा स्ट्रॉन्गर है, नहीं है, ये तेरे को ग्राफ से ही पता पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको ग्राफ पढ़ना सिखा दिया। ठीक है, तो एप्लीकेशन क्या है? सबसे पहला एप्लीकेशन लिखो अपनी कॉपी में,
डिजाइन ऑफ बिल्डिंग्स, बिल्डिंग डिजाइन में काम आता है कॉमा ब्रिजेस। तो अगर आपको बिल्डिंग बनानी है, ब्रिज बनाना है, तो उसके डिजाइन में ये चैप्टर काम आता है। कैसे? जैसे मान लो कि तुम्हारा ये कोई ब्रिज का पिलर है, मान लो ये दो पिलर है और ये आपका ब्रिज है, और मान लो कि इस पिलर पे आपकी ट्रक्स जा रही है ना। तो होता क्या कि अगर मान लो कि आपके इस ब्रिज की लिमिट है ना, आपके इस ब्रिज की लिमिट होती है, हर ब्रिज की क्या होती है, एक लिमिट होती है कि वो कितना लोड झेल सकती है। तुम कभी भी किसी हिल स्टेशन पे जाना तो वहां पे ब्रिज के आगे लिखा होता है कि भैया एक बार में आप 400 न्यूटन, 500 न्यूटन, या सॉरी 5 टन, 10 टन ही निकाल सकते हो। होता क्या है, उस ब्रिज के जो पिलर्स होते हैं ना, उनकी लिमिट होती है कि वो इतना ही स्ट्रेस झेल सकते हैं। उससे ज्यादा स्ट्रेस आएगा तो फिर क्या होगा, ये कंप्रेस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक कंप्रेस हो जाएंगे, या फिर कंप्रेस होने के बाद ये से टूट भी सकते हैं। तो है ना, ब्रिज डिजाइन करने से पहले अपने को चेक करना पड़ता है कि भैया ऊपर से कितनी ट्रक जा सकती है, कितनी नहीं जा सकती। उसी तरीके से अगर तुम बिल्डिंग बनाते हो ना, तो तुम्हें पता हो, जिसके भी खुद के घर है तुम्हें पता होगा कि घर बनाने से पहले अपन नींव खोदते हैं। नींव मतलब एक गड्ढा होता है, उस गड्ढे में पहले हम नींव बनाते हैं, सीमेंट से, पत्थर से। फिर उस नींव के ऊपर अपना घर खड़ा होता है। क्योंकि अगर आपकी नींव मजबूत है ना, तो आपका घर को कुछ नहीं होगा। भूकंप भी आएगा तो तुम्हारी नींव तुम्हारे घर को संभाल लेगी। लेकिन अगर आपकी नींव कमजोर रह गई ना, तो आपका घर टूट जाएगा, है ना। तो नींव के डिजाइन के लिए भी अपन इस चैप्टर को यूज करते हैं कि भैया अगर सीमेंट लगाएंगे तो ज्यादा लोड झेल पाएगा, कि सॉइल भरेंगे तो ज्यादा लोड झेल पाएगा, मार्बल होगा कि ज्यादा लोड झेल पाएगा। तो बिल्डिंग डिजाइन करने के लिए, ब्रिज डिजाइन करने के लिए आपको इस चैप्टर की जरूरत पड़ती है, एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी की। तो पहला लिखो अपनी कॉपी में, डिजाइन ऑफ बिल्डिंग एंड ब्रिजेस। लिखो डिजाइन ऑफ बिल्डिंग एंड ब्रिजेस। फिर पॉइंट नंबर 2 लिखो। देखो, सपोज करो कि ये दो दीवारें हैं, और इन दोनों दीवार के बीच में आप एक वायर बांध दो। इन दोनों दीवार के बीच में एक वायर बांध दो, और मान लो कि आप बीच में से एक मास लटकाओ। तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, थोड़ी देर के बाद क्या होता है, आपका ये वायर ऐसे हो जाता है। जैसे तुम घर पे कभी कपड़े भी सुखाओ, तुमने देखा है कपड़े सुखाने से पहले आपका जो रस्सी वो सीधी है, कपड़े सुखाने के बाद आपकी रस्सी ऐसे हो जाती है ना। तो ये कितना बैंड होगा। जैसे आप घर पे कपड़े सुखा रहे हैं, वहां तो मैटर नहीं करता है यार, चलो कुछ नहीं। लेकिन क्या होता है, कितने ही मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिसमें ये लोड कितना नीचे आया मैटर करता है। तो आपका कितना बैंडिंग हुआ, आपका कितना बैंडिंग हुआ, वो भी मैटर करता है। तो दूसरा क्या है, टू फाइंड बैंडिंग, टू फाइंड बैंडिंग इन मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आपकी कितनी बैंडिंग होती है लोड लगाने पे, ये भी अपने को इस चैप्टर से पता पड़ता है। क्योंकि यहां पे आपका शियर स्ट्रेस लगता है, तो शियर स्ट्रेस लगा के आप पता कर सकते हो कि आपका कितना बैंडिंग होगा। तो पहला क्या था आपका, टू डिजाइन बिल्डिंग एंड ब्रिजेस। दूसरा क्या था, टू फाइंड बैंडिंग इन मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स। लिख लो इसको। ठीक है, तो ऐसे 2-3 एप्लीकेशंस तुम्हें याद रखने हैं कि कहां पे आप इलास्टिसिटी को यूज कर सकते हो। फिर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते कैसे, उसको पढ़ते कैसे, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो सब तुम्हें याद रखना है। और कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मैं तुम्हें अभी इसका शीट भेज रहा हूं, वीडियो भी मैं तुम्हें आज ही भेज दूंगा, है ना। आज ज्यादा दिक्कत नहीं है, नेट भी है, मैं आपको अभी अपलोड करके भेज दूंगा, और ये नोट्स भेज दूंगा और शीट भेज दूंगा। और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो ठीक है, आप ये नोट्स लिख लेना अपनी कॉपी में, और मैं आपको इस चैप्टर के नोट्स भी भेज रहा हूँ, ठीक है, साथ साथ लिखने के लिए, और शीट भेज रहा हूँ। शीट पहले कर लेना तुम, ठीक है। ओके यार।